हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके लोकेशन के साथ। तो इसका जो लोकेशन है वो है पेल्विक रीजन के अंदर। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन के अंदर लोकेटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरीज, जो कि दो चीज़ें प्रोड्यूस करती है, एक है हॉर्मोन्स और दूसरा है ओवम्स। दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास है एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एसेसरी ग्लैंड में हमारे पास है मेमरी ग्लैंड्स। एसेसरी डक्ट्स में हमारे पास है फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना। ये याद रखना है कि वजाइना जो है वो कोई ऑर्गन नहीं है, वो क्या है, एक डक्ट। ठीक है, वैसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है लेकिन वो कोई एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं है। वजाइना एक डक्ट है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया 5 हम पढ़ते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस और हाइमेन। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? तो ओवुलेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, बर्थ के लिए और चाइल्ड केयर के लिए। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ये एनसीईआरटी की हमारी लाइन भी है। ओवरीज जो है वो किस शेप की होती है? तो ओवरीज जो है वो आलमंड शेप की होती है। लेंथ इनकी 2 से 4 सेंटीमीटर होती है और उनका जो लोकेशन है वो एब्डोमिनल कैविटी के थोड़ी सी नीचे की साइड होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, कि ये किसके साथ किस तरह से जॉइंट है? तो ओवरीज जो है वो यूट्रस के साथ जॉइंट है और पेल्विक वॉल के साथ जॉइंट है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। तो किसकी मदद से ये जुड़ी हुई है? लिगामेंट्स की मदद से ये जुड़ी हुई है। ओवरीज की जो कवरिंग है वो है थिन एपिथेलियम। याद करिए, जो टेस्टिस की कवरिंग है वो कैसी थी? वो थी डेंस कवरिंग। यहाँ पे कैसी कवरिंग है? यहाँ पे है थिन एपिथेलियम की कवरिंग, जो कि कवर करती है ओवेरियन स्ट्रोमा को। ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है? तो बायोलॉजी के अंदर जहाँ पर भी स्ट्रोमा है मतलब वो इनसाइड बात कर रहे हैं। जनरली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो बाहर का एरिया होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। बीच वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला। तो कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है उधर ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और मेडुला वाला जो एरिया है उधर ब्लड वेसल्स और स्मूथ मसल्स जैसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है फेलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी हम कहते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर हमें सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलता है और पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट से ओवम जो है वो यूट्रस की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन से मसल आपको फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेंगे? तो स्मूथ मसल है। ठीक है, एपिथेलियम कैसा है? तो एपिथेलियम है यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, ओवम जो है उसके खुद के पास सीलिया नहीं है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ओवम सीलिएटेड एपिथेलियम, तो ना, ओवम के पास सीलिया नहीं है। ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम की तरह फेलोपियन ट्यूब के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास? हमारे पास है फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स। तो फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है। सबसे पहला ये जो आगे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम, जिसके पास फिंगर लाइक चीज़ होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी। उसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट है वो वाइडर और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। इसको बोलते हैं एम्प्यूला। और जो नैरो पार्ट है जो कि ज्वाइंट करता है यूट्रस को, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, तो 3 पार्ट है हमारे फेलोपियन ट्यूब के। सबसे पहला है इन्फंडिबुलम, जिसके पास फिम्बरी है। एम्प्यूला, जो कि सबसे वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो इधर ही होता है, एम्प्यूलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके बाद है इस्थमस, जो कि नैरो पार्ट है और फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस के साथ जोड़ने का काम करता है। वो कौन सा पार्ट है? जो ओवरी के एकदम पास है। तो ओवरी के एकदम वाला जो पास है उसको नाम है इन्फंडिबुलम। ठीक है, पार्ट विच इज़ क्लोजर टू यूट्रस वो है इस्थमस। एक और चीज़ हमें याद रखनी, क्या, कि ये फिमरी केस में हेल्प करती है। तो फिमरी जो है वो कलेक्शन ऑफ ओवम में हेल्प करती है। जो ओवम है, मतलब अगर हम अब तो डिटेल में पढ़ ही रहे हैं, तो जो रिलीज़ होता है वो रिलीज़ होता है सेकेंडरी oocyte। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये कहाँ रिलीज़ होता है? ये बॉडी कैविटी में रिलीज़ होता है और बॉडी कैविटी में से उसको कैप्चर करने का काम जो है वो करती है फिमरी। ठीक है, जो कि इन्फंडिबुलम का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास यूट्रस या फिर हिस्टेरा। यूट्रस को हिस्टेरा भी बोलते हैं, इसीलिए आपको एक टर्म सुनाई दिया जा सकता है जो कि है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी क्या है? कि यूट्रस जो है उसको रिमूव कर देना। तो
इसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। तो इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो जब हार्मोनल रेगुलेशन जब हम पढ़ेंगे तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले यूट्रस का शेप इंपॉर्टेंट है, कैसा है, इन्वर्टेड पियर शेप का है। जनरली स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि जो यूट्रस का शेप है वो पियर शेप का है, तो नहीं, वो पियर शेप का नहीं है, वो इन्वर्टेड पियर शेप का है। किससे जॉइंट है, तो पेल्विक वॉल से वो जॉइंट है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट की मदद से वो पेल्विक वॉल के साथ जॉइंट है। अब जो यूट्रस है उसके कितने पार्ट है, तो यूट्रस में एक तो है कॉर्पस यानी कि बॉडी है, दूसरा है उसके पास फंडस जो कि ऊपर वाला पार्ट है, और एक है सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स। इतनी चीज़ें हमें देखने को मिलती है यूट्रस के अंदर। सबसे पहले बात करें तो यूट्रस की अगर वॉल की बात करें तो यूट्रस की वॉल 3 लेयर की बनी हुई है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे आउटर लेयर जो है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सबसे आउटर लेयर है पेरीमेट्रियम। ये जो अंदर वाली लेयर है जिसको हमने बोला एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम ही है जो कि हाईली वास्कुलर होती है, ग्लैंडुलर होती है, और साइक्लिकल चेंजेस होते हैं हर महीने किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, और यहीं पे ही इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें जो ब्लड आता है वो कौन सा ब्लड होता है, तो ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ना वही शेड कर जाती है, इसी वजह से खून आता है। दूसरी लेयर थी हमारी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, जो कि पार्चुरेशन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्चुरेशन मतलब बेबी का जब बर्थ होना होता है तब ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ही है स्मूथ मसल के जो कि पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं। आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास है वजाइना। वजाइना के अंदर याद रखना है कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर हमें ट्रांसवर्स फोल्ड्स देखने को मिलते हैं जिसको वजाइनल रुगे भी बोलते हैं। इसका जो एपिथेलियम है वो है नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो कैसे आप समझोगे कि स्ट्रेटिफाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा लेयर्स है, ठीक है। जो टॉप का लेयर है वो कौन सा है, स्क्वामस एपिथेलियम का है, और कैरेटीन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यही हमने लिखा है नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। वजाइना जो है उसको हम कॉपुलेशन कैनाल बोलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बर्थ कैनाल किसे बोलते हैं, तो सर्विक्स प्लस वजाइना इन दोनों को हम बोलते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम वल्वा भी बोलते हैं, इसमें सबसे पहले क्या है, मॉन्स पिबिस। तो ये देखो यहाँ पे हेयर लाइक चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब हेयर ही होते हैं जिसको हम बोलते हैं, और ये फैटी टिश्यू होता है जो कि कवर होता है हेयर और स्किन के साथ, जिसको हम बोलते हैं मॉन्स पिबिस। उसके बाद है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो है वो डाउन एक्सटेंड डाउन करता है, मतलब मॉन्स पिबिस से लेके वो नीचे तक आता है, ठीक है, जो कि कवर करता है वजाइनल ओपनिंग को, और ये एक पैर होता है, और ये लेबिया माइनोरा को कवर करता है। लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो है ये भी एक पैर में प्रेजेंट होते हैं और लेबिया मेजोरा के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। लेबिया माइनोरा की जो टिप है, मतलब सपोज ये लेबिया मेजोरा होगा, ये लेबिया माइनोरा होगा, तो इसकी जो टिप है इधर हमें देखने को मिलती है क्लिटोरिस। तो एट द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया मेजोरा क्या देखने को मिलेगा अपने को, क्लिटोरिस। और यूरेथ्रल ओपनिंग की ऊपर की साइड होती है। तो देखो यहाँ पे ऊपर की साइड होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, नीचे की साइड होती है वजाइनल ओपनिंग, और हाइमन भी प्रेजेंट होता है। हाइमन जो कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, वजाइना को ये पार्शली कवर करता है। ये रप्चर हो सकता है, तो किस तरह से रप्चर हो सकता है, या तो गिरने की वजह से, बाइसिकल चलाने की वजह से, या फिर हॉर्स बैक राइडिंग से, या फिर टैम्पॉन को इंसर्ट करते टाइम, या फिर फर्स्ट इंटरकॉर्स के टाइम भी ये रप्चर हो सकता है। क्या ऐसा ज़रूरी है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम ये रप्चर हो ही जाए, तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी फर्स्ट कॉपुलेटरी इंटरकोर्स के बाद भी ये रप्चर नहीं हो सकता। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज़ नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। उसके बाद ये थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है, एसेसरी ग्लैंड या फिर वेस्टिबुलर ग्लैंड। अगर आप इसको याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, कभी कभी थोड़े एडवांस क्वेश्चन आते हैं तो इससे आ जाते हैं। क्या है वो क्वेश्चंस, तो
एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, दूसरा नाम है उसका लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, तीसरा नाम है स्किन ग्लैंड। ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है ना उसके आसपास प्रेजेंट होती है, जो कि म्यूकस से सिक्रेट करने का काम करती है। दूसरी है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिसको हम बार्थोलिन्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये लुब्रिकेशन में हेल्प करती है और यूरिन को जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। उसके बाद है हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड किसके पास होगी? तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के पास होगी। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आए कि ऑल मैमल्स हैव फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, तो नहीं, वो गलत है। ऑल फीमेल मैमल्स हैव फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। सारे के सारे मैमल के पास फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड नहीं है, लेकिन सारे के सारे मैमल के पास मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड कितनी होती है? एक पेयर होती है, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसको मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड भी बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम है स्यूडोरिफिक ग्लैंड, ठीक है। लोकेशन लोकेशन इसकी लिख के नहीं दी है एनसीईआरटी के अंदर, डायग्राम में मेंशन है। इसकी लोकेशन जो है वो है पेक्टोरालिस मेजर मसल के ऊपर। इसके अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, हर ग्लैंड के अंदर। चाहे किसी फीमेल का वेट कम है, चाहे किसी फीमेल का वेट ज़्यादा है, उसके अंदर जो वेरी करने वाली चीज़ है वो है फैट टिश्यू, है ना। फैटी टिश्यू वेरी कर सकता है, लेकिन ये जो लोब है, मेमोरी लोब, ये सबके अंदर सेम ही होंगे, 15 to 20 इन ईच ग्लैंड। अभी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन सा? कि बताओ, पाथवे बताओ कि मिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है और कहाँ से ट्रैवल करता है। तो देखो, पाथवे ऑफ मिल्क में सबसे पहले जो मिल्क बनता है वो बनता है मेमोरी एल्वियोलाई में, वहाँ से वो जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल में, ट्यूब्यूल से वो जाता है मेमोरी डक्ट में, डक्ट से वो जाता है मेमोरी एम्पुला में, मेमोरी एम्पुला से वो जाता है लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट से वो जाता है निपल में, और निपल से ये जाता है बाहर। इसके लिए हमने और एक लाइन लिखी गया कि नंबर ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट, यानी कि जो लेक्टिफेरस डक्ट है वो कितनी है? एम्पुला जितनी ही है, ठीक है। जितने एम्पुला है उतनी ही क्या है? लेक्टिफेरस डक्ट। एक और क्वेश्चन आता है कि मेमोरी डक्ट कितनी है? तो मेमोरी डक्ट कितनी है? जितने ही आपके लोब से, यानी कि 15 to 20, तो उतनी ही मेमोरी डक्ट्स आपको देखने को मिलेगी। तो सपोज़ मैं अगर एक आपको डायग्राम शो करके दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये लोब्स हो गए, लोब्स के अंदर ये हो गए एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ये क्या निकलेगी? एल्वियोलाई से निकलेंगी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये निकल गई ट्यूब्यूल्स। मैं एक को ही फोकस कर रहा हूँ। ट्यूब्यूल से क्या निकलेगी? डक्ट निकलेगी, ठीक है, ये हमने लिखा है ना, ट्यूब्यूल से डक्ट, डक्ट से फिर क्या निकला? मेमोरी एम्पुला। तो सपोज ये होगा मेमोरी एम्पुला। जितने मेमोरी एम्पुला होंगे उतने ही क्या होंगे? लेक्टिफेरस डक्ट होंगे। तो वो यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है, लेक्टिफेरस डक्ट। और फिर ये सब ओपन कहाँ से होंगे? तो ये निपल से ओपन हो जाएंगे, ठीक है। निपल के आसपास का जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं एरियोला, मतलब ये जो आसपास का एरिया है इसको हम बोलते हैं एरियोला। ये किस कलर का हो सकता है? तो ये जो है वो लाइट पिंक या फिर डार्क ब्राउन कलर का हो सकता है, ठीक है। एक और चीज़, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि मिल्क फॉर्मेशन वाला हार्मोन कौन सा है? तो मिल्क फॉर्मेशन वाला जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन। उसके बाद है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि एल्वियोलाई बनाता है? तो एल्वियोलाई का फॉर्मेशन करने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि डक्ट सिस्टम बनाता है? तो डक्ट सिस्टम बनाने वाला हार्मोन है ईस्ट्रोजन। एक और चीज़ क्या, कि ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा है? तो मिल्क इजेक्टिंग जो हार्मोन है ये है आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो हार्मोन से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि जो मिल्क है और ब्रेस्ट है, मेनली तो चलो ब्रेस्ट ही है, ब्रेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ब्रेस्ट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ईस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन दोनों इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रोलैक्टिन का जो मिल्क फॉर्मेशन वाला काम है उसको एस्ट्रोजन अपोज करता है,
ठीक है, मतलब क्या, ब्रेस्ट के ग्रोथ के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ईस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन, लेकिन मिल्क फॉर्मेशन के लिए ईस्ट्रोजन जो है वो एंटागोनिस्टिकली काम करता है प्रोलैक्टिन के ऊपर। दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है होमोलोगस ऑर्गन के लिए, तो जो पेनिस है वो होमोलोगस है क्लिटोरिस के लिए, स्क्रोटम है वो होमोलोगस है लेबिया मेजोरा के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस से।